प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग हिंदी व्याकरण का चैप्टर 1 वर्ण, इस चैप्टर को देखने वाले हैं हम। ये परीक्षा में इस चैप्टर से काफ़ी प्रश्न बनता है, तो आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक से इस वीडियो को देखिए। अंत में, इसी वीडियो के अंत में हमने एक क्वेश्चन आंसर सेट भी लेकर के आया हूँ, तो बिल्कुल पहले आप इसका थ्योरी समझें, है ना, उसकी परिभाषा, और उसके बाद आपको उदाहरण सहित आपको बताया गया है, बिल्कुल सरल वो आसान भाषाओं में। और साथ ही साथ जब आप इसको देख लेंगे तो अंत में आपको क्वेश्चन आंसर सेट मिलेगा। आप सेट को भी लगाएं, देखें आपको कितना आया, ठीक है, आप कितना सही कर पा रहे हो। तो चलिए बिना देर किए हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि वर्ण क्या होती है ना। वर्ण की परिभाषा जान लेते हैं। देखिए आपके सामने लिखा हुआ है कि भाषा की मूल ध्वनि, भाषा की मूल ध्वनि, है ना, मूल मतलब जो उसकी प्रारंभिक, कहीं ना कहीं उसकी जो उत्पत्ति होती है भाषाओं की, है ना, उसी को हम लोग मूल ध्वनि कहते हैं, ठीक है। और मूल ध्वनि के प्रतीक चिन्हों को क्या कहा जाता है? वर्ण कहा जाता है। जो भाषा होती है, जो हम लोग बोलते हैं, तो भाषा से जो ध्वनि निकलती है ना, तो ध्वनि के भी कुछ प्रतीक चिन्ह होते हैं, उन्हीं को क्या कहा जाता है? वर्ण कहा जाता है। हम लोग इसका उदाहरण भी समझेंगे। वर्ण से संबंधित और भी कुछ चीज़ें जान लीजिए कि वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है, ठीक है। वर्ण को क्या कहा जाता है? अक्षर भी कहा जाता है। बिल्कुल आप ध्यानपूर्वक से एक एक चीज़ों को आप बिल्कुल गहराई से समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि अभी इसी वीडियो में आपको एक क्वेश्चन आंसर सेट भी देखने को मिलेगा। वहाँ पर प्रश्न होंगे, उसके 4 विकल्प होंगे, आपको सही टिक भी लगाना है। तो जब तक आप इसको ध्यानपूर्वक से आप देखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो आप उसको सही टिक नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो चलिए, वर्ण को क्या कहते हैं? अक्षर भी कहा जाता है, ठीक है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ण क्या होती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। तो बिल्कुल ये दो बात को आप ध्यान में रखेंगे कि वर्ण को क्या कहा जाता है? अक्षर कहा जाता है। और वर्ण जो है क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई है, ठीक है। चलिए अब देखिए, आगे देखते हैं। वर्णों के पहचान के चिन्ह हम जान लेते हैं। वर्णों के पहचान के चिन्ह, तो देखिए आप देखे होंगे, वर्ण की अगर पहचान की चिन्ह की अगर बात कही जाए तो अ, आ, हर्षही, दीर्घही, हर्षहु, दीर्घहु, ये सारे के सारे जो, फिर इसके बाद क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, है ना, ट, त, प, फ, व, भ, म, है ना, य, र, ल, व, तालम स, मूर्धन्य स और दंत स, है ना। इस तरह से ह, छत्र, ज्ञ, ये सभी के सभी जितने भी आपको मिलेंगे, ये सब के सब क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं, ठीक है। तो आप बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे कि वर्ण का जो चिन्ह होता है वो क्या होता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग जान लें कि वर्णमाला, वर्णमाला किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो देखिए बिल्कुल सिंपल है वर्णमाला जानने के लिए। जो हमने अभी वर्ण पढ़ रहा था यहाँ पे, इन्हीं के समूह को क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहा जाता है। ये सब के सब समूह की अगर बात कह लेंगे तो ये क्या कहलाएंगे? वर्णमाला कहेंगे, ठीक है ना। इसे क्या कहेंगे? वर्णमाला। तो वर्णों के समूह को क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहा जाता है। आधुनिक हिंदी के अनुसार वर्णों की जो संख्या है वो कितनी है? वह है 52, ठीक है ना। चलिए अब देखिए, आगे देखिए, इसमें और कुछ चीज़ें हैं कि उच्चारण और प्रयोग के अनुसार, उच्चारण और प्रयोग के अनुसार जो होती है ना, वर्ण के 2 भेद होते हैं। उच्चारण और प्रयोग के अनुसार से वर्ण के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। एक है स्वर वर्ण और दूसरा है व्यंजन वर्ण। हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? वोवेल और कॉन्सोनेंट, है ना। वही वोवेल है जिसको हम लोग स्वर वर्ण कहते हैं, और व्यंजन वर्ण को कॉन्सोनेंट कहा जाता है, ठीक है ना। तो हिंदी में इसको स्वर और व्यंजन कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए, तो वर्णों के 2 भेद होते हैं, पहला है स्वर वर्ण, दूसरा है व्यंजन वर्ण। तो सबसे पहले हम स्वर वर्ण की परिभाषा को देख लेते हैं कि स्वर वर्ण किसे कहा जाता है। तो चलिए देखिए, आपके सामने पहले है स्वर वर्ण। तो स्वर वर्ण किसे कहा जाता है? आइए इसको समझते हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण, हमने वर्ण को जान लिया कि वर्ण क्या होती है, उनके प्रतीक चिन्हों को भी समझ गया कि वर्ण किनको कहा जाता है, ठीक है ना। तो वही है कि जिन वर्णों का उच्चारण बिना दूसरे वर्ण की सहायता से हो, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। बिना दूसरे वर्ण की सहायता से, किसी वर्ण की सहायता से
कुछ ऐसे वर्ण होते हैं जो कि किसी दूसरे वर्ण की सहायता से नहीं बोले जाते हैं, ठीक है ना। तो जिन वर्णों का उच्चारण बिना दूसरे वर्ण की सहायता से होता हो, यानी ये किसी दूसरे के सहायता नहीं लेती है, स्वयं खुद जब हम उसका उच्चारण करते हैं ना तो उसकी खुद की ध्वनि खुद निकलती है, उसी वर्ण को स्वर वर्ण कहा जाता है। यानी ये किसी दूसरे की सहायताओं से नहीं बोले जाते हैं, खुद ब खुद बोले जाते हैं वो, जब हम उसका उच्चारण करेंगे तो, ठीक है ना। तो वही कहता है कि जिन वर्णों का उच्चारण बिना दूसरे वर्ण की सहायता से होता है उसे स्वर वर्ण कहते हैं। चलिए, स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है? 11 होती है, ठीक। चलिए, हिंदी में स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है? हिंदी वर्णमाला में स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है, ठीक। चलिए, अब देखिए ये 11 कौन कौन से हैं। तो अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षहु, दुर्गहु, री, ए, आए, ओ, औ, ये सभी 11। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 11, ठीक है। ये 11 टोटल हैं। ये हिंदी वर्णमाला की स्वर वर्णों की क्या है? संख्या है। इसकी संख्या कितनी होती है? 11 होती है। आप ध्यान से रखेंगे कि स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है? 11। हिंदी वर्णमाला में स्वर वर्णों की संख्या 11 होती है, ठीक है ना। इसको याद रखेंगे क्योंकि आपके ऑब्जेक्टिव में इसी वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो उस समय जब आपके सामने 4 विकल्प होंगे तो सही टिक आप लगाएंगे, ठीक है ना। चलिए, तो अ, आ, हर्षई, दीर्घई ये सब समझ गए, इसको स्वर वर्ण कहते हैं। अब क, ख, ग, घ से शुरू होगा तो हम उसकी चर्चाएं बाद में करते हैं। स्वर वर्ण तो आपको समझ में आ गया। इसको याद कैसे रखेंगे? शुरू में हम लोग अ, आ ही पढ़ते हैं, है ना। इसको क्या कहेंगे हम लोग? स्वर वर्ण कहेंगे। तो आपको ओ, औ तक जाना है, ज़्यादा और अंग, अह ये सब नहीं आपको उच्चारण करना है, ठीक है ना। चलिए, अब देखिए आपके सामने अगला है व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? तो जो अक्षर स्वर की सहायता से लेकर बोले जाते हैं, यानी कि अभी हम लोग पढ़े ना स्वर वर्ण, स्वर वर्ण की सहायता से अगर बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? 33 है। इनको भी याद रखेंगे आप। और हिंदी वर्णमाला में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? 11 है। और व्यंजन वर्णों की संख्या 33। व्यंजन वर्ण स्वर वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं, जबकि स्वर वर्ण वो किसी भी वर्णों की सहायता से नहीं बोली जाती है, ठीक है। तो चलिए हम लोग व्यंजन वर्ण का भी उदाहरण देख लेते हैं। देखिए आपके सामने व्यंजन वर्ण का उदाहरण है क। देखिए आप अगर क बोलोगे ना तो क साथ में आ रहा है अ, तो अ क्या है? अ स्वर वर्ण है। जब हम लोग क का उच्चारण करते हैं, इससे जो ध्वनि निकलती है, कहीं ना कहीं इसके उच्चारण में हमें स्वर वर्ण की सहायता मिल ही जाता है। उसी तरह से आप कहो ख, तो देखिए इसमें भी आ रहा है अ, च, अ, छ, अ, ज, अ, ट, अ, ठ, अ, त, अ, थ, अ, द, अ, प, अ, ब, अ, है ना, भ, अ। तो कहीं ना कहीं हमको ये पहुंचा दे रहा है कहाँ? स्वर वर्ण का सहायता कहीं ना कहीं इसमें मिल रही है। इसीलिए ये सभी जितने भी वर्ण हैं ये सब के सब व्यंजन वर्ण हैं, व्यंजन वर्ण के उदाहरण है। तो आपको बिल्कुल फर्क समझ में आ गया होगा कि स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण क्या होती है। और हम लोग व्यंजन वर्ण में पढ़ रहे थे अ, आ। अगर अ कहें तो देखिए सिर्फ अ ही हो रहा है, आ तो आ, है ना, ई तो ई, दीर्घई तो दीर्घई, है ना, ऊ तो ऊ, दुर्गहु ऊ तो ऊ, है ना। तो इस तरह से जो हम बोलेंगे उसी की साउंड आएगी, उसी का उच्चारण आएगा। परंतु जब व्यंजन वर्ण का हम उदाहरण देखेंगे और इसका जब हम वर्णों का जब उच्चारण करते हैं तो स्वर वर्ण की सहायता ले लेती है, ठीक है। तो बिल्कुल दोनों के बीच में क्या डिफरेंट है आपको समझ में आ चुका होगा। अब चलिए हम लोग ये जान लेते हैं कि उच्चारण के अनुसार से, यानी उच्चारण के विचार से स्वर वर्ण के 3 भेद होते हैं। जो हम लोग स्वर वर्ण पढ़ रहे थे, अगर हम उच्चारण के अनुसार से अगर बात करना चाहें तो इनके 3 भेद होते हैं। एक होता है ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, ठीक है। देखिए ये लौ में हर्षऊ होगा। तो ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, उच्चारण की दृष्टि से स्वर वर्णों की 3 भेद होती है। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर,
प्लुत स्वर। तो सबसे पहले हम ह्रस्व स्वर किसे कहा जाता है इसके बारे में पूरे डिटेल से जानकारी लेते हैं। चलिए देखिए, तो ह्रस्व स्वर का आपके सामने उदाहरण है, साथ ही परिभाषा भी है। देखिए ह्रस्व स्वर किसे कहा जाता है कि जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्र यानी बिल्कुल हल्का, है ना, बिल्कुल हल्का समय ले, ठीक है ना, तो वही कह रहा है कि जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्र का समय लगे, बिल्कुल हल्का समय लगे बोलने में, ज़्यादा वक्त ना ले, है ना, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर को मूल स्वर भी कहा जाता है, इसको आप याद रखेंगे, ह्रस्व स्वर को मूल स्वर भी कहा जाता है। अगर उदाहरण के लिए अगर हम देखें, है ना, तो देखिए ह्रस्व स्वर में हल्का मात्रा होता है, एक मात्रा होती है ना, बहुत कम समय लेता है इसका जब हम उच्चारण करते हैं तो अ, ई, उ, री, है ना। जब हम लोग आगे बढ़ेंगे ना तो इसका और ज़्यादा हमको फर्क महसूस होगा, ठीक है ना। इसमें बहुत कम मात्रा में समय लग रहा है, ज़्यादा विलंब नहीं कर रहे हैं इस पे उच्चारण लगाने में, है ना, ज़्यादा लेट नहीं ले रहा, ये बहुत कम समय ले रहा है। चलिए हम आगे देखते हैं इसका दूसरा दीर्घ स्वर, ठीक है ना। चलिए अब देखिए दूसरा है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? जिस स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से लगभग 2 गुना समय लगते हो, है ना, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। यानी ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगे उसे क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। यदि इसकी उदाहरण की अगर बात कही जाए तो देखिए इसमें उदाहरण नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग कह सकते हैं जैसे हमने ह्रस्व स्वर में पढ़ रहा था अ, तो उससे दुगना समय लगने वाले कौन होंगे? आ। क्या होंगे? आ। उसमें ई पढ़ रहा था, यहाँ पर हो जाएगा दीर्घई। जब दीर्घई आप कहोगे तो उसमें ह्रस्व स्वर से दुगना समय लेता है। उसमें पढ़ रहे थे हर्षहु, तो इसमें हो जाएगा दुर्गहु। इसको आप नोट कर लेंगे, ठीक है ना, ये यहाँ पे लिखना भूल गए थे, ठीक। चलिए तो ये इसके उदाहरण हो गए दीर्घ स्वर के, जैसे आ, ई, उ, है ना। कहीं ना कहीं स्वर ह्रस्व स्वर से दुगना समय ले रहा है ये दीर्घ स्वर में, ठीक है। तो इसके उदाहरण भी आप समझ गए, साथ ही इसकी परिभाषा भी समझ गए। अब चलिए तीसरा होता है प्लुत स्वर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे प्लुत स्वर नहीं दिया गया है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये जो है ना, ये तीसरा है आपका प्लुत स्वर, ठीक है। तीसरा है प्लुत स्वर, प्लुत स्वर, ठीक है ना। ये तीसरा प्लुत स्वर का ही उदाहरण है। मैं बता देता हूँ, इसका परिभाषा यहाँ पे लिखा गया नहीं है कि प्लुत स्वर उसे कहते हैं जो ह्रस्व स्वर की अपेक्षा 3 गुना समय ले, है ना। ह्रस्व स्वर की अपेक्षा 3 गुना समय ले, 2 गुना दीर्घ स्वर में और प्लुत स्वर में 3 गुना समय ले, ऐसे स्वर को प्लुत स्वर कहा जाता है, ठीक है ना। और ऐसे स्वर का प्रयोग हम लोग पुकारने या चिल्लाने में अधिक होता है, ये सब, है ना। जब हम लोग किसी को पुकारते हैं या फिर चिल्लाते हैं तो पुकारने और चिल्लाने के वक्त में प्लुत स्वर का ज़्यादा प्रयोग होता है। अगर इसका उदाहरण देखें तो हम ऐसा कह सकते हैं, जब हम कभी किसी संकट में होते हैं, है ना, तो हम लोग अचानक हम लोग भगवान की याद करते हैं तो कहते क्या है? हे राम। तो कहीं ना कहीं हे राम जब कह रहे हैं ना, तो हम लोग ह्रस्व स्वर की तुलना में इससे तिगुना समय लगा रहे हैं हम बोलने में। हे राम, है ना। ये जो आपके सामने जो 3 लिखा हुआ है, इसका अर्थ होता है तिगुना समय लेकर बोलना। इसका मतलब है तिगुना समय लेकर बोलना। जब आप इसका उच्चारण करोगे तो थोड़ा सा आपको टाइम लेना है, जल्दी नहीं बोलना है। हे राम इतना जल्दी नहीं बोलना है, हे राम, है ना, तिगुना समय लेकर के बोलना है। इससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि आप प्लुत स्वर की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो प्लुत स्वर किसे कहते हैं? ह्रस्व स्वर से तिगुना समय ले उसे प्लुत स्वर कहा जाता है। और ऐसे स्वर का प्रयोग हम लोग पुकारने या चिल्लाने में करते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल जो स्वर वर्ण का जो 3 भेद होते हैं, तीनों भेद को आप समझ चुके होंगे। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, तीनों समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए आपके सामने अगला है कि उच्चारण में वायु प्रक्षेप के आधार पर व्यंजन के 2 भेद होते हैं। हमने अभी स्वर वर्ण का 3 भेद पढ़ा, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब हम लोग व्यंजन के 2 भेद पढ़ते हैं। व्यंजन के 2 भेद होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण। तो सबसे पहले
हम लोग अल्प प्राण के बारे में समझते हैं। चलिए देखिए अल्प प्राण किसे कहा जाता है, आपके सामने है अल्प प्राण व्यंजन। जैसे देखिए क वर्ग का मतलब हुआ क ख ग घ अंग से लेकर प वर्ग तक, क ख ग घ अंग च छ ज झ ञ त थ द ध न ट ठ ड ढ न, है ना, ये सब जो भी बोलते हैं प फ ब भ म, यहाँ तक। इसीलिए हम लोग संक्षेप में लिख दिए हैं इसको, क वर्ग से प वर्ग तक के प्रत्येक वर्ग का प्रथम और तृतीय और पंचम, प्रथम तृतीय और पंचम वर्ण अल्प प्राण कहलाता है। ये क्या कहलाता? अल्प प्राण व्यंजन कहलाता है। देखिए जब आप लोग क पढ़ोगे, देखिए ये प्रथम में आता है ना, क के बाद ख नहीं है, ख के बाद ग है, देखिए ये तृतीय में आता है, इसके बाद घ नहीं है, उसके बाद क्या है अंघ, ये पंचम में आता है। तो वही कह रहा था यहाँ क वर्ग से प वर्ग तक के प्रत्येक वर्ग का प्रथम तृतीय और पंचम वर्ण अल्प प्राण कहलाता है। उसी तरह से देखिए आप च, ये प्रथम में आता है, च के बाद होता है छ, देखिए आपके सामने नहीं लिखा हुआ है उदाहरण में। इसके बाद होता है ज जो कि तृतीय वर्ण होता है, इसके बाद है य, ये आपके पांचवें वर्ण होते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह से आप आगे भी चलोगे, प वर्ग तक जाना है ना, बस यरोलोभ में आपको नहीं प्रवेश करना है, बस प वर्ग तक, प फ ब भ म में ही रहना है आपको। अगर हम प वर्ग की बात करें तो प हो जाएगा प्रथम, फ नहीं होगा, प फ फिर ब होगा, ब हो जाएगा तृतीय, भ नहीं होगा, फिर म हो जाएगा, है ना, प ब इसके बाद म। ये भी हम उदाहरण में डाल सकते हैं। तो ये हो गई अल्प प्राण, ठीक है ना। अल्प प्राण का मतलब जब आप इसका उच्चारण करते हो ना कहीं क्या होता है, जब हम लोग उच्चारण करते हैं, उच्चारण की जो ध्वनि होती है ना, उच्चारण करने वक्त वो बहुत कम समय लगाता है। क ग, देखिए क ख, तो क से ज़्यादा आपका आवाज़ ऊंचा हो रहा है कहाँ पे, ख में। तो अल्प मतलब होता है कम, ऐसे भी आप जानते होंगे अल्प मतलब होता है कम, यानी कम, हल्का साउंड, यानी हल्का मात्रा में वो ध्वनि निकले, उसको कहेंगे अल्प प्राण, ठीक है ना। तो क के बाद ग, अंघ, च, छ, छ में देखिए ज़्यादा समय ले रहा है इसलिए वो नहीं होगी, च के बाद हो जाएगा छ नहीं ज, ठीक है। तो आप बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे कि अल्प प्राण व्यंजन किसे कहते हैं। अब चलिए इसके उदाहरण सहित आपको समझ में आ चुका होगा। अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं महाप्राण व्यंजन, ठीक है। चलिए आपके सामने है महाप्राण व्यंजन। महाप्राण व्यंजन जो है ये प्रत्येक वर्ग का द्वितीय और चतुर्थ वर्ण महाप्राण व्यंजन कहलाता है, ठीक है। प्रत्येक वर्ग यानी क वर्ग से लेकर के आप जितने भी कुछ कह डालो, सब के सब के द्वितीय और चतुर्थ वर्ण ही क्या कहलाता है, महाप्राण कहलाता है। हमने अभी पढ़ रहा था क्या, अल्प प्राण। तो अल्प प्राण में जो छूटी गई थी, जो उसमें छूट गई थी, वो छूटे गए सब के सब किस में आ जाएंगे, महाप्राण में आ जाएंगे। देखिए वहाँ मैंने पढ़ा क, ख नहीं पढ़ा था, फिर पढ़ा था ग, घ नहीं पढ़ा था। अब देखिए यहाँ पे ख और घ का आ गया, है ना। देखिए छ और झ का आ गया, ट और ढ का आ गया, यानी यहाँ पे ये दूसरा और ये चतुर्थ वर्ण का प्रयोग हो रहा है यहाँ पे। तो बिल्कुल आप समझ चुके होंगे कि महाप्राण व्यंजन किसे कहते हैं। तो प्रत्येक वर्ग का द्वितीय और चतुर्थ वर्ण महाप्राण कहलाता है। इसकी उच्चारण थोड़ी अल्प प्राण से ऊंचा होता है, क में कम, ख ग फिर कम होता है, घ आप जब उच्चारण करोगे ना आपको एहसास हो जाएगा कि कम यानी अल्प, ज़्यादा थोड़ा ऊंचा ले रहा है साउंड तो महाप्राण व्यंजन, ठीक है। तो इसको भी आप समझ चुके होंगे उदाहरण सहित। चलिए अब हम लोग जान लेते हैं वर्णों का उच्चारण स्थान। ये परीक्षाओं में पूछा भी जाता है, वर्णों के उच्चारण स्थान। आपके सामने कुछ वर्ण दिए हुए रहेंगे और कहेंगे बताइए इन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है। तो चलिए आपके सामने यहाँ पे एक तरफ लिखा हुआ है वर्ण और दूसरी तरफ लिखा हुआ है इसका उच्चारण स्थान। इसको समझिए, आपके परीक्षाओं में पूछा जाता है, हिंदी व्याकरण से संबंधित, है ना। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। आपके सामने 4 विकल्प होते हैं, आपको घबराना नहीं है। आपको इसी वीडियो के अंत में अभी तुरंत कुछ देर बाद आपको मिलने वाला है ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी, है ना। वहाँ पे हमने
प्रश्न के साथ 4 ऑप्शन भी दे रखे हैं। यदि आप सारे वीडियो को है ना बढ़िया से समझे होंगे, आप एक एक चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे, तो बिल्कुल आप सेट जब मारोगे तो सही टिक लगाओगे। ठीक है, चलिए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं, है ना। वर्ण है और एक तरफ है आपका उच्चारण स्थान। तो देखिए ध्यानपूर्वक से समझिएगा। अ आ, है ना, अ आ क वर्ग। क वर्ग का मतलब देखिए मैंने उतना लिखा नहीं है इसीलिए लिख दिया है क वर्ग। क वर्ग का मतलब आपको भी ध्यान रखना है, परीक्षाओं में भी पूछ लेता है क वर्ग। क वर्ग का मतलब हुआ क ख ग घ अंग, है ना, ये पूरी क वर्ग कहलाता है। ठीक है ना। तो अ आ, बस ज़्यादा नहीं जाना आपको, हर्षई दीर्घई ये सब नहीं जाना है। ये नीचे देखिए आपके सामने लिखा हुआ है। तो अ आ क वर्ग और ह और विसर्ग, है ना, विसर्ग। तो ये सब के सब क्या होंगे, ये सभी होंगे कंठ से। इसका जो उच्चारण स्थान होता है ना वो कंठ से बोले जाते हैं। नहीं तो आप इसको उच्चारण करके भी देखो। जब आप इसका उच्चारण करोगे, जैसे बोलो अ, आप बोल करके देखो कि ये कहीं ना कहीं कहाँ पे दबाव पड़ रहा है। तो अ आ क ख ग घ अंग, है ना, ह विसर्ग। तो ये सब के सब कंठ पे प्रेशर पड़ रहा है, यहाँ थोड़ा दबाव पड़ रहा है ना, तो इसको बोलते हैं कंठय। अब आइए दूसरा, हर्षही दीर्घही, है ना। दीर्घही और हर्षही को उच्चारण करने का जो सटीक तरीका और ये है आपका हर्षही में थोड़ा कम मात्रा में यानी कम समय लगाएंगे और दीर्घही में थोड़ा ऊंचा लगाएंगे, है ना। हर्षही दीर्घही, है ना, समझ रहे हो कि नहीं। हर्षही दीर्घही, है ना। तो दीर्घही नहीं बोलना है आपको, सिर्फ आपको इतना कहना है ई, है ना। तो थोड़ा साउंड ऊंचा कर दोगे तो हो जाएगा। च वर्ग का मतलब च छ ज झ यहाँ, है ना। य और तालव्य स, इसको कहते हैं तालव्य स, है ना। ये सब के सब हो जाएंगे, तालु से बोले जाते हैं। ठीक है ना। तो देखिए च, आपका जीभ जो है ना वो थोड़ा ऊपर सटेगा, ऊपर वाले हिस्से में कहीं ना कहीं देखिए टच कर रहा होगा, उसी को कहते हैं तालु। ठीक है, तो ये हो गया तालु, ये तालु से बोले जाते हैं, इसीलिए इसको तालव्य कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए री, है ना, री ट वर्ग यानी ट ठ ड ढ, है ना, ये सब ही। और र और मूर्धन्त स, है ना, इसको मूर्धन्त स बोलते हैं ना। तो इस तरह से ये सभी को कहते हैं मूर्धा से, ये मूर्धा से बोले जाते हैं, इसलिए इसको मूर्धन्य बोला जाता है। ठीक है ना, ये उच्चारण स्थान है ये सभी। तो देखिए अगला है आपके सामने लिरी। लिरी हो गया, तो वर्ग हो गया, तो वर्ग में त थ द ध न, है ना। फिर आपका ल हो गया, इसके बाद दंत स हो गया। ये सभी जो सो दंत से बोले जाते हैं। जब इसका उच्चारण करोगे तो कहीं ना कहीं ये दांत का कुछ ना कुछ मदद होता है, तब जाकर के ये सभी बोले जाते हैं। तो देखिए आपका जीभ जैसो दांत में टच कर रहा होगा, जब आप इसका उच्चारण करोगे तो जीभ जैसो दांत में क्या होगा, टच होगा, वहाँ स्पर्श होता है, तब जाकर के तो बोल पाओगे। तो थ द ध, है ना। तो यदि आपके परीक्षाओं में अगर ये सभी प्रश्न पूछा जाए, अगर आप भूल चुके हो तो कहीं ना कहीं आप उच्चारण करो और देखो कि जीभ आपका कहाँ स्पर्श हो रहा है, कहाँ टच कर रहा है। तो इसके सहायतों से भी आप आंसर तक पहुँच सकते हो। ये भी एक गजब का ट्रिक है। ठीक है ना। तो इसको हम लोग दंत भी कहते हैं। अगला देखिए आपके सामने है उ दुर्गहु, है ना, इसमें थोड़ा ज़्यादा साउंड लगाएंगे। उ प वर्ग, प वर्ग में प फ व भ, है ना। तो जब आप इसका उच्चारण करोगे तो देखिए कहीं ना कहीं आपका ओष्ठ यानी होठ जो है ना एक दूसरे से क्या करेंगे, ये कहीं ना कहीं देखिए प, देखिए होठ देखिए स्पर्श कर रहा है, होठ स्पर्श कर रहा होगा, है ना। बोलो प फ ब भ म, है ना। देखिए आपका होठ क्या हो रहा है, स्पर्श कर रहा है। तो हम लोग इस तरीके से भी आंसर तक पहुंच सकते हैं। प वर्ग, है ना। उ दुर्गहु, देखिए आपका होठ कहीं ना कहीं आपको समझ में आ चुका होगा कि कहीं ना कहीं ये होठ का सहायतों से ही ये बोला जाता है, इसीलिए इसको ओष्ठ कहा जाता है। ठीक है, अगला है ए ऐ, है ना। जब ए ऐ बोलोगे तो ये जो है कंठ और तालु ये दोनों का स्पर्श होता है, एक कंठ का भी और दूसरा तालु का भी, इसीलिए इसको कंठय ताल्य भी तलव्य भी कहते हैं। ठीक है ना। तो आप देखिए आपके सामने नीचे और भी है
चलिए देखिए आपके सामने और नीचे और भी है कि ओ, औ, है ना, इसको जब आप उच्चारण करते हो ओ, औ, ये सभी, तो कंठ और ओष्ठ ये दोनों का सहायतों से ये बोले जाते हैं, इसलिए इसको कंठोष्ठ बोला जाता है, ठीक है ना। उसके बाद अ, ये अ जो है सो बेचारा अकेले है, इसको आप ध्यान रखेंगे। ये जब हम लोग व बोलते हैं ना, तो ये दंत और ओष्ठ ये दोनों की सहायतों से बोले जाते हैं, इसलिए इसको दंतोष्ठ कहा जाता है। इसके बाद देखिए क वर्ग, च वर्ग, ये सभी वर्ग के अंत में जो आते हैं, अंग, यान, है ना, मूर्धन्त न, दंत न, म, ये सभी जब आप इसका उच्चारण करोगे अंग, या, तो कहीं ना कहीं आपका नाक का भी कुछ ना कुछ प्रभाव होता है इसमें। नहीं तो आप इसको अगर पकड़ना चाहते हो कि वास्तविक में नाक के जरिए भी बोला जाता है क्या, तो बिल्कुल आप नाक को बंद कर लो और इसको बोलने का प्रयास करो, आप नहीं बोल पाओगे, ठीक है। आप नाक को बंद करो और इसका उच्चारण लगाओ, आप उच्चारण नहीं कर पाओगे। तो इस सहायताओं से भी आप आंसर तक पहुंच सकते हो, ये सब ट्रिक है ना। तो अंग, या, है ना, ये सब न, म आप उच्चारण करोगे तो बिना नाक की सहायताओं से आप नहीं बोल पाओगे। नाक को बंद करके देख लेना, आप नहीं बोल पाओगे। तो ये इसको कहते हैं नासिका से, जिसको कहा जाता है नासिक्य, ठीक है। तो ये सभी हो गए आपका वर्ण, और इधर पे था आपका उच्चारण स्थान, आप इसको समझ चुके होंगे। चलिए हम इसका कुछ ट्रिक भी बता देते हैं, है ना। देखिए क वर्ग, क से कौत, क से कंठ, है ना, च वर्ग, ठीक है, इसको आप याद रखेंगे तालु। इसके बाद देखिए ट वर्ग, इसको आप याद रखेंगे मूर्धा, है ना। देखिए आप इसको याद रखने के लिए देखिए इसको यहाँ पर जो है सो ये तालव्य स, तो तालव्य स को तालु बोलते हैं। मूर्धन्त स, है ना, मूर्धन्य स को बोलते हैं मूर्धा, और दंत स को बोलते हैं क्या, दंत। तो इस तरह से भी पकड़ सकते हैं, ठीक है ना। इसका उच्चारण करके भी पकड़ सकते हैं, उच्चारण भी मैंने बता दिया आपको। जब इसको उच्चारण करोगे तो कहीं ना कहीं देखिए तालु और मूर्धा अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, कंठ तो समझ में आ रहा होगा, ओष्ठ भी समझ में आ रहा होगा, दंत भी समझ में आ रहा होगा। तालु देखिए क्या होती है, जब च बोलोगे ना तो आपका जो जीभ है ना वो दांत से थोड़ा सा ऊपर आपका स्पर्श होगा, उसको तालु कहा जाता है। और जब ट बोलोगे ना तो आपका जीभ जो है थोड़ा और ज़्यादा अंदर जाएगा और ऊपर में स्पर्श करेगा। देखिए ट, है ना, ट, तो ये होती है मूर्धा, ठीक है। तो आप तालु और मूर्धा को आप समझ चुके होंगे, उच्चारण करके देख लेना, आपको इसका फर्क समझ में आ जाएगा और कंडीशन भी समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे क्या टच होता है, ठीक है। तो इसको आप भली भांति इसको देख लें 2 4 5 बार, अच्छा से समझ चुके होंगे। चलिए अब हम आपको टेस्ट पे लेके जाते हैं, वहाँ आपके सामने 4 ऑप्शन होंगे, प्रश्न होगा, आप भली भांति बहुत आसानी से आप अब क्या करोगे, टिक लगा लोगे, क्योंकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अगर नहीं आया तो फिर से एक बार वीडियो को देखो, तब जा कर के क्या करो, आप आंसर लगाओ जो हम सेट अभी आपके सामने ला रहे हैं। तो चलिए हम बिना देर किए हुए आपको टेस्ट सीरीज पे लेके चलता हूँ। चलिए देखिए आपके सामने टेस्ट आ गया, ये देखिए, है ना, वर्ण जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे। पहला प्रश्न आपके सामने है, अब हम कुछ नहीं बोलेंगे, आपको ये उत्तर देना है, ठीक है ना, और सही टिक देना है, आपको सही टिक करना है, ठीक है ना। पहला प्रश्न आपके सामने है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, मैंने बता रखा था, भाषा की सबसे छोटी इकाई को कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, वाक्य कहते हैं या संयुक्त व्यंजन कहते हैं, समास कहते हैं या वर्ण कहते हैं, ठीक है। तो आप बिल्कुल इसका आंसर दो, शायद आप में से बहुत सारे लोग इसका आंसर दे चुके होंगे। इसका करेक्ट आंसर होगा डी नंबर, है ना, यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जिसे खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके उसे क्या कहते हैं, जिसे खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके उसे क्या कहा जाता है। तो चलिए जिसे खंड या टुकड़ा नहीं किया जाए उसे वर्ण कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि वर्णों के समुदाय को या समूह को क्या कहते हैं। तो बिल्कुल आप में से सभी लोग टिक इसको लगा ही दिए होंगे कि वर्णों के समुदाय को क्या कहा जाता है, वर्णमाला कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि हिंदी वर्णमाला में स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है, यानी स्वर वर्ण कितने होते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में स्वर वर्ण कितने होते हैं, बोलिए।
तो हिंदी वर्णमाला में स्वर वर्णों की संख्या 11 होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्णों की संख्या 33 होती है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से बोले जाने वाले को क्या कहते हैं। दूसरे वर्णों की सहायता से जो नहीं बोले जाते हैं उसके बिना, है ना, वैसे देखिए तो उसको कहते हैं स्वर वर्ण। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, स्वर वर्ण। स्वर वर्ण ही है जिसको कि किसी दूसरे वर्ण की सहायता से नहीं बोले जाते। अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिए कि जो वर्ण स्वर वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो जो वर्ण स्वर वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन वर्ण कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, एक मात्रा का समय लगता है यानी बिल्कुल हल्का समय लगे, उसे क्या कहा जाता है। तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं ह्रस्व स्वर। क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर कहते हैं, है ना, यानी जिसमें एक मात्रा का समय लगता है उसको कहते हैं ह्रस्व स्वर। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगता है यानी ह्रस्व स्वर की तुलना में दुगना समय लगे, हमने आपको बताया भी था। तो अगर 2 मात्राओं का समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें कहते हैं दीर्घ स्वर। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन क्या है, हालांकि हमने आपको परिभाषा में नहीं बताया था, पर यदि आप देखे होंगे, कभी व्याकरण पढ़े होंगे तो आप शायद सही टिक लगा सकते हैं। इसका उत्तर होगा उपयुक्त में से सभी। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि अयोग्य बाह्य है, ये क्या है, आपको सही टिक लगाना है। ये भी शायद हमने आपको नहीं बताया, पर आप आंसर लगाओ, अगर पढ़ा होगा कभी तब इसका करेक्ट आंसर होगा ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि किसका उच्चारण स्थान दंतव्य है, यानी किसका उच्चारण स्थान दंतव्य है। तो आपको हमने बताया था कि जो आपके ऑप्शन में दिया हुआ है आप इसका उच्चारण करो, देखो कि आपका जीभ जो है कहाँ पे दंत में टच करता है, कौन, इसका उच्चारण करके देखो। यदि आपका जीभ दांत में क्या करे, स्पर्श करे, तो वो हो जाएगा आपका दंतव्य। तो इसका करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त में से सभी। चलिए अगला प्रश्न है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। आपको समझ में नहीं आता है तो क वर्ग में जितने भी क ख ग घ ये सब जो भी कुछ आते हैं ये सब के सब आप उच्चारण करके देखो और देखो कि आपका कहाँ स्पर्श हो रहा है, कहाँ प्रभाव डाल रहा है, वही आपका करेक्ट आंसर होगा। तो हमने आपको ट्रिक भी बताया था कि क से क वर्ग और क से कंठ, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कंठ। ठीक है, आप उच्चारण करके भी देखोगे तो कहीं ना कहीं कंठ में प्रभाव पड़ता है क वर्ग का उच्चारण करने पे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि अ, आ, ह और विसर्ग, विसर्ग मतलब ऐसे, है ना, विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। तो ऑप्शन आपके सामने है, इसका सही टिक लगाइए। चलिए तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कंठ, मैंने बताया भी था आपको। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि किन व्यंजनों के उच्चारण में हुंकार की ध्वनि होती है। किन व्यंजनों में जब हम लोग उच्चारण करते हैं तो हुंकार की ध्वनि होती है। तो आपके सामने प्रश्न है, हुंकार मतलब थोड़ा ऊंचा, है ना, थोड़ा ऊंचा समय लेता है ये, तो इसको कहते हैं महाप्राण। महाप्राण में हमने बताया था कि अल्प प्राण की तुलना में थोड़ा ज़्यादा ऊंचा क्या करता है, लेता है। ठीक है, आपके सामने अगला प्रश्न है कि अंग, या, न, म, ये सभी का उच्चारण स्थान क्या होता है। तो हमने बताया भी था कि जब आप नाक बंद कर लोगे तो ये सभी आप नहीं बोल पाओगे, है ना। तो प्रभाव कहाँ पड़ रहा है, नाक पे, तो ये हो जाएगी क्या, नासिक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखो आपके सामने है कि वर्ण के भेद हैं,
वर्ण के भेद हैं। तो वर्ण के कितने भेद होते हैं आपको बताना है। तो वर्ण के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, आपको पता है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि प वर्ग एवं उ और दुर्गहु का उच्चारण स्थान है, ये क्या होगा आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन आपके सामने है। तो आंसर इसका क्या होगा बताइए? इसका आंसर होगा ओष्ठ। जब आप उच्चारण करोगे तो आपका ओष्ठ स्पर्श होगा, है ना। तो इस तरह से भी आप पकड़ सकते हो इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि री का उच्चारण स्थान क्या है। ऑप्शन आपके सामने है, इसका आंसर दीजिए कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा मूर्धा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि मूर्धा किसका उच्चारण स्थान है? क वर्ग का, च वर्ग का, ट वर्ग का या त वर्ग का? ठीक है, ऑप्शन आपके सामने, सही आंसर देने का प्रयास कीजिए। इसका करेक्ट आंसर होगा सी, ट वर्ग का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि मूर्धन्त स, देखिए इसको मूर्धन्त स बोला जाता है, ठीक है ना, का उच्चारण स्थान क्या है? तो मैंने आपको बताया था कि मूर्धन्त स मीन्स मूर्धा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मूर्धा। तालव्य स में तालु जाएगा, है ना, और दंत स में दंत जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से भी आप पकड़ सकते हो, आंसर तक सही पहुंच सकते हो। चलिए हमने सभी तरह से आपको ट्रिक एंड टेक्निक बता दिया है। ठीक है, चलिए अब देखिए आपके सामने अगला है कि वह अकेला था उस समय। मैंने आपको बताया था जहां मैंने थ्योरी पढ़ा रहा था कि वह का उच्चारण स्थान क्या है। तो वह का उच्चारण स्थान आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा दंत व ओष्ठ। ठीक है, चलिए अब देखिए आपके सामने अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो बताइए च वर्ग का उच्चारण स्थान। तो च वर्ग का उच्चारण स्थान होगा तालु। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला, ये देखिए जो स है, मैं अब इसका उच्चारण नहीं करूँगा। इसका उच्चारण स्थान क्या है आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, तो सही टिक लगाइए, इसका क्या होगा। चलिए तो देखिए इस स को उच्चारण करते हैं, इसको बोला जाता है तालव्य स। ठीक है ना, इसको क्या कहा जाता है? तालव्य स। तो इसका होगा क्या आंसर? तालु। ठीक है, चलिए अब देखिए आपके सामने अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि य का उच्चारण स्थान क्या है? य का उच्चारण स्थान क्या है? तो आपको ये बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने है और ये बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका आंसर होगा तालु। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि ई और ई यानी दीर्घई, है ना, इसका उच्चारण स्थान क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने 4 रखा हुआ है, आंसर तक पहुंचिए कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा तालु। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि इनमें से किसका उच्चारण स्थान कंठ नहीं है। जब आप उच्चारण करोगे तो कंठ इसका उच्चारण स्थान नहीं होगा। तो बताइए वैसा कौन इसमें एक ही है जो कि कंठ का उच्चारण स्थान नहीं है। तो वैसा कौन है इसमें आपको ये बताना है। तो वैसा इसमें है डी नंबर, तो क्या है? तो इसका जो है उच्चारण स्थान क्या होगा? तो का उच्चारण स्थान जो होगा वो होगा दंत्य। इसीलिए यहाँ पर कह रहा था कंठ, तो कंठ में अ, ख और विसर्ग ये सभी के सभी कंठ में जाते हैं। तो जो है सो किस में जाएगा? ये दंत में जाएगा। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर होगा डी, तो। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा टेस्ट सीरीज यहाँ पे समाप्त होता है। मैंने आपको थ्योरी भी पढ़ाया और ऑब्जेक्टिव भी पढ़ाया। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट कर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा सभी बच्चों में इसको शेयर कर दें। ये अक्सर आपको 10th एग्ज़ामों में और 12th एग्ज़ामों में पूछा जाता है, चाहे वो 12th वाले या साइंस हो या आर्ट्स हो, है ना, या फिर कॉमर्स हो, आपको हिंदी देखने को मिलता ही है ना। तो ये सभी आप चैप्टर वाइज हम आगे और भी वीडियो आपके सामने लाता रहूँगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट कर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। और यदि इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।